अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस की समाअत जारी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर अब समाअत हो रही है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल होने के बाद आज दूसरी समाअत होगी। साबिक वजीर आजम की वकील अमजद परवेज दलाइल का बाकायदा आगाज करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील अहमद, बताइएगा समाअत के दौरान क्या कार्रवाई हुई? जी देखें, बिल्कुल अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ जो नवाज शरीफ की अपील थी, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन की जो है वो इस बेंच में शामिल हैं। और आज जो नवाज शरीफ के वकील हैं अमजद परवेज़, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एवन फील्ड रेफरेंस में जो सजा के खिलाफ अपील थी, उस पर दलाइल का आगाज़ कर दिया गया। दलाइल के आगाज़ में नवाज शरीफ के वकील की जानिब से जो पनामा केस में JIT तश्कील दी गई थी, उसके TORs अदालत में पेश की गए। और अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अहकामात की रोशनी में जो नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगे थे, उनकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी JIT तश्कील दी थी, जिसने एक 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से यह सवाल किया गया कि जो JIT की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई और रेफरेंसेस दायर होने से कबल के जो हक़ाइक़ हैं वो इंतहाई अहम है, उस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। तो इस पर जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि जो JIT है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तश्कील दी गई। और इस हवाले से जो अमजद परवेज़ ने जो JIT की तश्कील के TORs थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाए गए, वो अदालत के सामने रखे। दौरान समाअत जब दलाइल का आगाज़ हुआ तो अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जो JIT ने जो नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात की तहकीकात की थी, उनकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 28 जुलाई 2017 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये सवाल किया गया कि जो नैब की जानिब से रेफरेंसेस दायर किए गए थे वो नैब ने खुद दायर किए या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्म दिया गया था। इस पर अमजद परवेज़ की जानिब ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब को ये अहकामात दिए गए थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये रेफरेंसेस फाइल किए जाएँ, जिसके बाद नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस, अल अजीजिया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस जो है वो फाइल किया। अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत को ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को ये हुक्म दिया कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो 6 हफ्ते के अंदर फाइल किए जाएँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ही जानिब से जो एहतसाब अदालत है उनको ये हुक्म दिया गया कि इन रेफरेंसेस पर 6 माह के अंदर फैसला किया जाए। तो इस पर अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत को मजीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद चेयरमैन नैब की जानिब से DG नैब लाहौर को ख़त लिखा गया रेफरेंसेस के हवाले से। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सज़ा सुना दी गई तो फिर नैब ने जो है वो तहकीकात के लिए आपने इस हवाले से आगाह किया। मौजूदा 2 साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए आज से शुरू होने वाला हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है। आइंदा 3 रोज़ में 2 साबिक़ और 1 मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों में मुकदमात ज़ेर समाअत होंगे। 2 साबिक़ वज़ीर आज़म आइंदा इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, ये फैसला भी अदालतें करेंगी। इस हवाले से इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर की हम रिपोर्ट देखते हैं। एक मौजूदा और 2 साबिक वज़ीर आज़म के सियासी मुस्तक़बिल के लिए अहम हफ्ता शुरू हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीजिया मुकदमात की अहम समाअत होने जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ मुकदमा भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कल चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस और खावर मानिका केस पर समाअत होगी। मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी कल बलोच तलबा गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है, मगर वो बैरून मुल्क दौरे पर चले गए हैं और कल अदालत इस पर क्या रिमार्क्स देती है, इसका फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवन फील्ड और अकाउंट छुपाने के इल्जाम में इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में सजा के बायस इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। चेयरमैन PTI पर 30 नवम्बर को फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। आईनी माहिरीन का कहना है कि दोनों साबिक वज़ीर आज़म की किस्मत का फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की। नैब हुकाम ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को दोबारा 19 दिसंबर को पेश करने और नैब को 190 मिलियन पाउंड केस का चालान भी पेश करने का हुक्म दिया। और खबर शामिल करते हैं। ISPR का बताना है कि बन्नू के इलाके बकाखेल में अफगान दहशतगर्द का खुदकुश हमला। मोटरसाइकिल सवार अफगान खुदकुश हमलावर का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। अफगान खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। दहशतगर्द के हमले में 2 शहरी शहीद हुए जबकि 7 शहरी जख्मी हुए। 3 सिक्योरिटी एहलकार भी इसमें शामिल हैं। ISPR का यह बताना है कि इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। 26 नवंबर को बकाखेल बन्नू में रिक्शा बम में फटने वाला नौजवान भी अफगान शहरी निकला। बन्नू में फटने वाले दहशतगर्द का नाम रॉबिन उल्लाह वल खानवर गुल, जबकि उसका तस्करा भी है और वो तस्करा यानी अफगानिस्तान के शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। इसका मतलब यह है कि अफगान हुकूमत के कानूनी दस्तावेज रखने वाले लोग भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। नाज़रीन, अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भारतीय सफीर तरनजीत सिंह सिद्धू को सिख कम्युनिटी ने आड़े हाथों लिया। सिखों ने खालिस्तान के हक में नारे लगाए और साथ ही सख्त सवालात भी पूछे। सिख कम्युनिटी के ये सख्त सवालात सुनकर भारतीय सफीर को गुरुद्वारे से भागना पड़ गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को RJ मॉल में आतिशज़दगी की इब्तिदाई तहकीकात में अहम शवाहिद मिल गए। पहली से 5वीं मंजिल तक बनाई गई डक बंद थी और तीसरे से 5वें फ्लोर तक का रास्ता भी इंतहाई तंग था। हंगामी अखराज का भी कोई रास्ता RJ मॉल में नहीं पाया गया। RJ मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को अहम शवाहिद मिल गए। तहकीकाती टीम ने मुताद्दिद बार ग्राउंड से टॉप फ्लोर तक इमारत का जायजा लिया। आग से इमारत का तीसरा, चौथा और 5वां फ्लोर मुतासर हुआ। मॉल में पहली से 5वीं मंजिल तक बनाई गई डक बंद पाई गई। 6ठे फ्लोर पर तामीराती काम की वजह से डक बंद हुई। तहकीकात में सामने आया कि तीसरे से 5वें फ्लोर तक रास्ता इंतहाई तंग था। बालाई मंजिलों पर वेंटिलेशन का भी कोई मौसर निजाम नहीं पाया गया। इमारत के अंदर एयर कंडीशन के आउटर्स भी गैर मुनासिब तरीके से लगे पाए गए। माहिरीन की राय और गफलत के मुर्तकिब अफराद की निशानदही हो जाने के बाद एक्शन लिया जाएगा। राशिद मिन्हाज रोड गुलिस्तान जौहर RJ शॉपिंग सेंटर में आग लगने के वाक़े में दुकानदार परेशान हैं। कहते हैं कि फायर बुझाने के आलात सब मौजूद थे लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी को इस्तेमाल करने नहीं आते थे। मुतालबा किया कि इन्वेस्टिगेशन टीम में कोई ट्रेनिंग याफ्ता टेक्निकल इंजीनियर हो जो इमारत में आग लगने का तयन कर सके। मज़ीद जानते हैं गुलजार से जो इस वक्त एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं। जी खुरम गुलजार, बताइएगा क्या कहना है दुकानदार का? जी बिल्कुल, राशिद मिन्हाज रोड पर गुलिस्तान जौहर RJ शॉपिंग मॉल में आज आग को लगे हुए तीसरा रोज गुजर चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं RJ शॉपिंग मॉल के गेट के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे रकम में तमाम जो गेट्स हैं, जो रास्ते हैं, जो दुकानें हैं, इनको बाकायदा तौर पे पुलिस की जानिब से खन्नाते लगा के जो है वो सील कर दिया गया है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद है। उन्होंने वो टीवी पे दिखा दिया कि जी इसका नक्शा प्रूफ नहीं है। कंटोनमेंट बोर्ड की कोई बिल्डिंग बगैर नक्शे के बन नहीं सकती। अंदर फायर एस्केप भी मौजूद है सीने में और हर जगह वो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए, किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया वो फायर। तो ये कह रहे हैं ना फायर फाइटिंग का कोई वो था, ना कुछ था, ना कुछ था। अच्छा, आपके यहाँ पे दुकान है? नहीं, मेरी मैं यहाँ पे मेरा 3rd फ्लोर पे ऑफिस है, रिहाना कोऑपरेटिव सोसाइटी। पीछे ये सीना है, सारा फायर एस्केप है। देखिए वहाँ पे कुछ माहौल इस तरह का बन गया होगा ना, लोग अपनी जानें बचा रहे होंगे, वो कैसे उसको इस्तेमाल करते जब ऑक्सीजन नहीं आ रहा? इसका मतलब वो तो एक्यूज कर रहे हैं कि बगैर नक्शे के बन गई और छत पे आग लग गई। जनरेटर में आग सुबह के वक्त जब जनरेटर चल ही नहीं रहा तो जनरेटर में आग कैसे लग जाएगी? जब जनरेटर चलेगा तो आग लगेगी ना सुबह को। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, मेरी बात सुनिएगा, इन्वेस्टिगेशन टीम है उनका कहना ये है कि ऊपर का 3rd फ्लोर से लेके 5वें फ्लोर तक रास्ता तंग था। इन्वेस्टिगेशन टीम में कोई टेक्निकल आदमी है ही नहीं। एक SP है, तो एक DSP है और एक वो SHO है, DIG है और SHO है। ये टेक्निकल लोग नहीं है। कोई टेक्निकल लोग अपॉइंट होने चाहिए जो आके टेक्निकल आदमी हो, जो आके ये देखें कि भाई इसके अंदर क्या वजह है, ये किस वजह से हुआ है। टेक्निकल लोग
अब यहाँ पे तो कोई टेक्निकल आदमी तो उसमें इस टीम में टेक्निकल टीम को शामिल करने का फैसला किया गया है। एनईडी से एक प्रोफेसर को लिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये 5th फ्लोर बिल्कुल महफूज है, 3rd फ्लोर बिल्कुल महफूज है, तो एक दाना वो नहीं किया कुछ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो 4th फ्लोर पे रात को काम होता है, उसके अंदर कम से कम 100 आदमी होता है, तो 30-35 आदमी तो बचा लिए थे। और ये जो अफसोस, इतना अफसोसनाक है ये जानों का जो ज़िया है, इसके ऊपर तो दिल खून के आंसू रो रहा है। मगर ये है कि देखिए, पैनिक जब फैलता है ना, स्टैम्पीड आपको पता है, जब एक तरफ भगदड़ बचती है तो उसके अंदर कितने लोग तो भगदड़ में वो पाँवों के नीचे आके कुचले जाते हैं। वहाँ पे कोई फायर एस्केप नहीं होता, सिर्फ ओपन ग्राउंड होता है, मगर वहाँ पे जब भगदड़ मचती है तो बहुत सारे लोग तो ऐसी खबर मर जाते हैं। टीम के अंदर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाए ताकि जो है वो इसकी तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल की जा सके। और बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा का कत्ल हुआ है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुकदमे के मुद्दई ने मुलजिम पार्टी से सुलह कर ली है। इमरान किश्वर ने कहा है कि मुद्दई माफ भी कर दे तो रियासत केस लड़ेगी। मुलजिमान से बरामद असलहे को फॉरेंसिक लैब में भी भिजवा दिया गया है। सीसीपीओ की हिदायत पर लाहौर पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मजीद एक और दफा मुकदमे में डाल दी है। 311 दफा लगा दी गई है। इससे कबल मुतासरा फैमिली का कहना था कि तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे में ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया, और इस मुतासरा फैमिली ने निगरान वजीर आला को खत भी लिखा था कि मुलजिमान सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं, लिहाजा हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुतासरा फैमिली की जानिब से ये लेटर लिखा गया था। डिफेंस में एक ही खानदान के 6 अफराद के कत्ल के मुकदमे का मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। अदालत ने पुलिस को मुकदमे में तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने की हिदायत कर दी। जज गुल ने मुलजिम अफनान के वालिद मलिक शफकत ऐवान की उबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मुलजिम के वालिद की उबूरी ज़मानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम का वालिद शामिल तफ्तीश है। अदालत तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत दे। वालिद का कहना था कि बेटे की गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। मुलजिम अफनान के साथ मीडिया से बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि वाक़या एक हादसा था, सुलह के लिए किसी को धमकी दी है, ना ही दबाव डाला है। कोहिस्तान में जिरगे के फैसले पर लड़की का सफाखाना कत्ल। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से रब्ता करके इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि कानून हाथ में लेने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मकतूला लड़की की साथी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत कर दी है। और अब बात करेंगे गजा की, जहां इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला इतवार की शब मुकम्मल हो गया। हमास ने 13 इसराइली और 4 दीगर गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल 17 कैदियों का तीसरा ग्रुप रेड क्रॉस के हवाले किया है। हमास और इजराइल में कैदियों का तीसरा तबादला, जंग बंदी का आज आखिरी रोज। हमास ने 13 इसराइली और 4 दीगर गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल 17 कैदियों का तीसरा ग्रुप रेड क्रॉस के हवाले किया। ये अफराद हेलीकॉप्टर और जमीनी रास्तों के जरिए इसराइल पहुँचाए गए। रिहा किए जाने वालों में दोहरी शहरियत के हामिल 4 साल अमरीकी बच्ची और एक मर्द शामिल है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी बच्ची की रिहाई की तस्दीक की है। उसके अलावा मजीद 9 बच्चे, 4 खवातीन, जबकि थाईलैंड के 3 और रूस का एक शहरी भी शामिल है। इसराइल की जानिब से 39 फलस्तीनियों को रिहा किया गया, जिनकी रिहाई पर गजा में जश्न मनाया गया। हद के तहत इमदादी सामान के ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत 120 इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हो गए। इसराइल हमास आर्जी जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। हमास भी तोसी पर आमादा। अमरीका, मिस्र, कतर सरगर्म। कतर ने कहा कि इसराइल और हमास में जंगबंदी को 4 दिन पर तयशुदा इत्तेफाक से आगे बढ़ाया जाएगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसराइल हमास में आर्जी जंगबंदी। अमरीका, मिस्र, कतर जंगबंदी में तोसी के लिए सरगर्म। नेतन्याहू ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमरीका, कतर और मिस्र ने जंगबंदी में तोसी की कोशिश तेज कर दी। ताहम नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल को रोका नहीं जा सकता। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इसराइल और हमास में जंगबंदी को 4 दिन पर तयशुदा इत्तेफाक से आगे बढ़ाया जाएगा। हमास ने भी मुआहदे में तोसी पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म ने हठधर्मी का मुजाहरा
करते हुए ऐलान किया है कि जंग तो अभी शुरू हुई है, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। ये जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई, 48 दिन जारी रही, 3 दिन सीज फायर के गुजरे। आज 27 नवंबर के रोज जंग बंदी मुआहदे का चौथा और आखिरी दिन है, जिसकी मुद्दत मंगल की सुबह 7 बजे खत्म हो जाएगी। आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी रोज। फलस्तीनी इस मोहलत में ही आफियत ढूंढ रहे हैं। अपनी जिंदगियां बचाने के लिए गजा के शिमाल से जनूब की तरफ पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। इसराइल का फलस्तीनी कैदियों के आज़ा चुराने का इंकशाफ। इसराइली अथॉरिटी कैद में जाँ बहक होने वाले फलस्तीनियों के गुर्दे, दिल, आंखें समेत दीगर कीमती आज़ा निकालकर महफूज कर लेती है। ये आज़ा किसी बीमारी या हादसे का शिकार इसराइली शहरियों को अतिया किए जाते हैं, जबकि दीगर ममालिक को महंगे दामों बेचा जाता है। इसराइली जुल्म और ज्यादतियों ने इंसानियत को शर्मा दिया। इसराइल फलस्तीनियों के आज़ाद चुराने में भी मुलव्विस निकला। इसराइल अथॉरिटी कैद में जाँ बहक फलस्तीनियों के गुर्दे, दिल, आंखों समेत दीगर कीमती आज़ा निकाल कर महफूज कर लेती है, जिन्हें किसी बीमारी या हादसे के बायस मुतासरा इसराइली शहरियों को अतिया किया जाता है। बरसों से जारी इस घिनौने अमल से फलस्तीनी लाइल्म हैं। इसराइली माहिर इल्म अजसाम मायरा वॉइस के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। इसराइल के स्किन बैंक के डायरेक्टर बताती हैं कि इसराइली अपने आज़ा अतिया नहीं करते। इसराइल की हुकूमती सरपरस्ती में एक मखसूस नस्ल के बाशिंदों के आज़ा की चोरी ने आलमी सतह पर बड़े सवालात खड़े कर दिए। और अभी आपको अहम खबर देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है सऊदी बरी फौज के कमांडर से। ISPR का ये बताना है। इस मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत की गई है। बाकी की नमूर पर बात हुई है। डिटेल में हम जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान हमारे साथ हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, सऊदी बरी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मुतीर ने आज अपने वफ़द के साथ GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। GHQ अहमद के ऊपर उन्हें पाक फौज के 454 दस्ते ने एक गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में एक तरफ तो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और खासतौर पर दिफा, सिक्योरिटी और दोनों ममालिक के दरमियान जो फौजी तरबियत के उमूर है उसके ऊपर खास तौर पर जोर दिया गया, तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी इस मुलाकात में ज़ेर बहस आई। जो सऊदी बरी फौज के कमांडर, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को, पाक फौज के किरदार को सराहा और कहा कि जिस तरह से खित्ते में अमन कायम करने के लिए कुर्बानियां दी गई हैं उस पर वो खराज तहसीन पेश करते हैं। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने बरादराना या स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है, खास अहमियत देता है और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं मुस्तकबिल में मजीद फरोग पाएं। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान, अपडेट कर रहे थे आप। पाकिस्तान का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी से जुड़ा है। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं, क्या पाकिस्तान में इंसाफ चेहरे देखकर मिलेगा? उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क को बचाने के लिए आए हैं और अपना मिशन पूरा करेंगे। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा और उसका जुड़ा है इस इंसाफ से। जितनी जल्द इंसाफ मिलेगा उतना ही सियासी और माशी इस्तेहकाम जल्द आएगा। हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर किसी को बैलेंस करने के लिए इंसाफ के तकाजे नहीं बल्कि इंसाफ फास्ट ट्रैक पे हर एक के लिए होना चाहिए। वो लाडला जो है उस पर कोई उंगली ना उठा सके तो फिर मुझे कोई बताए कि इंसाफ के तकाजे क्या इस तरह पूरे होंगे। ये तसव्वुर ना करें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस गर्दाब में छोड़ के जाएंगे। कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी कौम को अकेला छोड़ के निकल जाए? और दूसरी बात, पाकिस्तान के किसी तौर पर मफाद में नहीं है 1 घंटा भी डिले इलेक्शन। जो डिले है इंतखाबात में वो रियासत को नुकसान पहुंचाएगी और हम किसी तौर पर भी ये होने भी नहीं देंगे और इसके हामी भी नहीं हो सकते। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा ने कहा है कि किसी पार्टी ने लाडला बनने की कोशिश की तो ये मामला सिर्फ हमारा नहीं होगा। वोट को इज्जत दो तो मियां साहब वजीर आजम नहीं बन सकते। जल्द मुल्क में एक नारा लगने वाला है, मुझे क्यों बुलाया।
इस बात का है कि आपको हर हाल में इक़्तिदार के लिए आप एनएफसी पर कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने 18th अमेंडमेंट पर कंप्रोमाइज किया तो ये सिर्फ मामला सूबे सिंध का नहीं होगा, ये मामला तमाम सूबों में बसने वाले लोगों का है। होश के नाखून लिए जाएं, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज होती है। सिपेक आप घर के कोयले पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हो। ये तो हिस्ट्री है कि इसकी इनॉग्रेशन शहीद बीबी ने की, उसके बाद आपने ठुटे लाइन लगाया। सियासत करें, हमारे खिलाफ इतिहाद बनाएं, इलेक्शन में मुकाबला करें। अगर आप जीत गए मुबारक देंगे, हमारा इतना दिल होता है। मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। 8 फरवरी के इंतखाब को भी हम समझते हैं कि ये डिले किया गया है और चीटिंग की गई है पाकिस्तानी अवाम के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी है, अब कह रहे हैं कि वोट को नहीं, सिर्फ मुझे ही इज्जत दो कि मैं जब कहूं तब इलेक्शन हो। तो ये लाडलों की फरमाइश पे अगर इलेक्शन को पीछे किया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को फिर एक सख्त एहतजाजी तहरीक या मुज़ाहमत की तरफ जाना होगा। 4th इंडस्ट्रियल इनकलाब से अगले 20 साल में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हमें आने वाली तब्दीलियों के असरात को समझने की जरूरत है। मईशत का ताल्लुक आने वाली नस्लों से होता है। ये जो मौजू है जिसका आज हमने इंतखाब किया है, इसका हमारी नस्ल के साथ उतना ताल्लुक नहीं है जितना आपकी नस्ल और मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए अगले 20 सालों में इतनी तब्दीली आएगी कि जो इंसानी तारीख के पिछले 200 सालों से ज़्यादा होगी। हम प्रोएक्टिवली उस तब्दीली के चैलेंजेस को, उस तब्दीली के असरात को समझें और उसके मुताबिक अपनी सलाहियत पैदा करें ताकि हम उस चेंज के बेनिफिशियरी बन सकें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पार्टी के दीगर ओहदेदार तशरीफ लाएंगे और बलूचिस्तान में भी अपना जो वजूद है उसको फिर से इकट्ठा करके और बातें करेंगे। दूसरी बात जो थी, मैं आज सिविल सोसाइटी के कुछ दोस्त पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसके लिए भी आपको तकलीफ दी कि आपके सामने वो ऐलान कर सकें। उनके जो एक तो हैं जनाब अरसलान इकबाल नूरी, दूसरे हैं जनाब हसन खान, तीसरी खातून है उरूज फातिमा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिविल सोसाइटी के कुछ दोस्त पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका ऐलान करता हूं। अब शामिल करते हैं खबर। पाकिस्तान से रवां साल के पहले 4 माह में खुराक की बरामदात में 30% इजाफा हुआ है, जिनमें चावल, चीनी, ऑयल सीड्स और बिजली की बरामदात से करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल किया गया है। पाकिस्तान खुराक की पैदावार में खुद किफालत की जानिब गामजन। रवा साल के 4 माह में ग़िज़ाई बरामदात में 30% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। चावल की बरामदात 70 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई। गोश्त की बरामदात 15 करोड़ 25 लाख डॉलर, मसालों की 3 करोड़ 47 लाख डॉलर की बरामदात हुई। चीनी की बरामदात में 100% इजाफा हुआ। 4 माह में 2 करोड़ 10 लाख डॉलर की चीनी एक्सपोर्ट की गई। मछली और फलों की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। सस्ती अशिया के नाम पर यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को लूटने लगे। स्टोर्स में चावल, चीनी, दालें ओपन मार्केट से भी महंगी फरोख्त हो रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की ओवर स्पीडिंग। अशिया जरूरिया ओपन मार्केट से भी महंगी हो गई। फी किलो चीनी ओपन मार्केट से 18 रुपए से शायद महंगी। दाल चना फी किलो 21 रुपए से शायद। सफेद चने 16 रुपए से शायद महंगे हुए। सेला, टोटा चावल भी यूटिलिटी स्टोर से खरीदना घाटे का सौदा बन गया।
ओपन मार्केट में सेला चावल 316 रुपए से जायद और यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपए का मिल रहा है। टोटा चावल ओपन मार्केट में 226 रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स पर 230 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्तों का मोहताज नहीं है। स्पाइस रूट इनिशिएटिव के तहत तिजारत में फरोग के लिए इकदाम। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के लिए अफगानिस्तान पर बिल्कुल इन्हिसार नहीं कर रहा। 3 साल में पाकिस्तान की वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत $100 मिलियन से बढ़कर $487 मिलियन हो गई है। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो गई। दरख्वास्तों की वसूली आज से 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। ख़वातीन पहली मरतबा महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, वादी स्वात में विंटर टूरिज्म तेजी से फरोग पा रहा है। पहले यहाँ पर सयाह सिर्फ गर्मियों में आते थे, लेकिन अब मौसम सरमा में भी सयाहों की बड़ी तादाद स्वात का रुख कर रही है। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ सर्दियों की आमद की, तो इसके साथ ही रुई के गद्दे और रजाइयाँ बनाने वालों के काम में तेजी आती है। रजाइयों और गद्दों की रुई को धतने का अमल भी जोरों शोर से शुरू हो गया है। परसों पुरानी इस रिवायत का मजीद अहवाल बता रहे हैं एजाज अहमद। वक्त बदला तो अंदाज भी बदल गया। सदियों के आमद के बाद सर्द हवाएं चलते ही शहर में रुई और पेडेस्टल रजाइयों और गद्दे तैयार करने वाले कारीगरों के काम में तेजी आ जाती है। गर्म लिहाफ और गद्दे पहुँचाए जा रहे हैं रुई बेचने वाले बेलनों पर, जहाँ रुई को रजाइयों से निकालकर फिर से इस काबिल बनाया जा रहा है ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। ज्यादातर लोग पुराने गद्दे और रजाइयों में मजीद रुई भरवाते हैं और इन्हें नया जैसा बनवाने का ऑर्डर देते हैं। रुई को धुलने के बाद इसमें सुई और धागे की मदद से टांके लगाए जाते हैं। सर्दियों में हमारा सीजन होता है और हमारा काम काफी अरूज पर होता है। यहाँ पर हम रजाई, गद्दा, सरहाना, गोल तकिया, हर चीज यहाँ पे जो प्लिस्टर के मुताल्लिक होती है हम अवेल करते हैं। हमारा मेयार जो है काफी अच्छा है। कोशिश करते हैं कि ग्राहक को अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करें। कारीगर ऑर्डर पूरा करने के लिए एक दिन में कई गद्दे और रजाइयाँ तैयार कर लेते हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, इसलिए पुरानी रजाइयाँ और गद्दे तैयार करने के लिए लेकर आते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ रजाइयाँ देती हैं। रुई के धुनकने और साफ करने की रवायत सदियों पुरानी है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म लिहाफ की यूं तो बहुत सी अक़साम मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन रुई से बनी रजाइयों की अफादियत अब भी बरकरार है। कैमरा टीम के साथ एजाज अहमद, बोल न्यूज़, मियां शुन्नू। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में फायरिंग के वाक़े में 3 फ़लस्तीनी तलबा शदीद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग अमरीकी जामियात में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा पर की गई। तीनों नौजवान फ़लस्तीनी कफ़ाया पहने एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। तीनों मकबूजा मगरबी किनारे से ताल्लुक़ रखते हैं। अहल खाना ने फायरिंग को नफरत अंगेज़ जुर्म करार दिया, जबकि अमरीकी पुलिस फायरिंग के वाक़े की तहकीकात कर रही है। कनाडा के सूबा मैनिटोबा में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहां पर 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक जख्मी और हलाक शुदगान की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। नासा मरीख मिशन हमारे पड़ोसी सैयारे मरीख की ज़मीन देखने में कैसी लगती है, दुनिया भर के मुतजस्सिस लोगों के लिए वीडियो सामने आ गई। नासा की खुदकार व्हीकल प्रिजर्वेंस रिवर ने मरीख पर उतरकर पहली बार फुटेज और मिट्टी के नमूने हासिल करके नासा को भेज दिए। नासा के 3 मिशन में से एक मिशन 2021 में शुरू हुआ और 1 नवंबर को ये सैंपल और वीडियो हासिल की गई। 13 नवंबर को नाकाफी बजट के बायस अब इस मिशन पर काम सुस्त कर दिया गया है। अब जीती जागती मॉडल्स की ज़रूरत नहीं रही। इंस्टाग्राम पर मसनूई जहानत से तख्लीक करदा फिटनेस मॉडल ने धूम मचा दी है। 1 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स भी बना लिए हैं और माहाना आमदनी भी 4000 यूरो से ज़ायद है। फिट एंटेना के नाम से फिटनेस मॉडल को एक आर्टिफिशियल प्रोग्रामर ने तख्लीक किया है। एंटेना अब तक AI मॉडल में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने वाली मॉडल हैं। रहमिया खान में सजा 3 रोज़ा मवेशी मेला। मेले में पंजाब भर से आला नस्ल के बछड़ों की नुमाइश की जा रही है। देखते हैं रहमिया खान से नज़र अब्बास की रिपोर्ट। रहीम यार खान में मवेशियों का मेला सजा तो पंजाब भर से मवेशी मालकान मेले में पहुंच गए। तगड़े और जानदार मवेशी मरकज़े निगाह बन गए। इस मवेशी मेले में आला नस्ल के बरहमन सलागर, साहिवाल गुलाबी, नुकरा और चुलिस्तानी नस्ल के बछड़े लाए गए हैं। शहरी भी इवेंट से खूब लुत्फानंदोज हुए। मुतालबा किया कि ऐसे मेले हर साल सजने चाहिए।
माशाल्लाह ये भी बछड़ा में लेकर आया हूँ बहावलपुर से। इसका 60 मन वजन है, बहुत प्यारा जानवर है। खर्चा तो ना पूछे, शौक की बात है, इस पे खर्चे नहीं देखे जाते। मवेशियों की हार सिंगार के लिए स्टॉल भी लगाए गए। इन स्टॉल्स पर घुंघरू, सिल्वर रिंग के कड़े, मुख्तलिफ रंग की पट्टियां मौजूद थीं। एनिमल एसेसरीज, जानवर सजाने की तमाम चीजें। जुड़वा बच्चों का इंतकाल, मियाँ बीवी शहर से दूर बस गए। खतरनाक ताकतों ने जोड़े को सताना शुरू कर दिया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म एंजल बेबी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज हो। और इसी के साथ बोल न्यूज से फिलहाल कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।